नमस्कार साथियों, फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल पे हम लोग सीसीए रूल के बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारी जीएफआर और एडवांस की सीरीज चल रही थी, जिसका आज का ये 8वां और अंतिम पार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका एक शेयर एक सब्सक्राइब मेरा हौसला अफजाई करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला सवाल। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक नया चेंज लाने की कोशिश की है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक कोट से करने वाले हैं। तो आज का हमारा कोट है, मोटिवेशनल कोट है, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। मतलब ये सीएस लेविस ने कहा था कि आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि आप नया एम न कर सकें। जो मेरे साथी अभी अगर वाइस प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल का एम करें, एसी का एम करें। जो साथी पीजीटीज हैं वो वाइस प्रिंसिपल, एसी बनने का, प्रिंसिपल बनने का एम करें। और देखिए दोस्तों, गोल सेट करना ये हमारे हाथ में, और उसके लिए जी जान से मेहनत करना भी हमारे हाथ में। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो पहले देखते हैं, सपने देखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा, ये मोटिवेशनल कोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, इन अ टू बीड सिस्टम हाउ शुड द बीड्स बी इवेल्युएटेड। जब भी आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बनोगे तो ये बीड सिस्टम आपको ध्यान में रखनी है। जहां पे भी दो बीड सिस्टम होती है, टू बीड्स जहां आते हैं, तो उसमें बीड्स को कैसे इवेल्युएट होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द टेक्निकल बीड शुड बी ओपन एट द फर्स्ट इंस्टेंस एंड इवेल्युएटेड। अगर जहां पे दो बीड है, टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड, तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल बीड ओपन होती है, बाद में फाइनेंशियल बीड ओपन होती है। तो टेक्निकल बीड में जो पार्टी की बीड ओके रहेगी, सारे डॉक्यूमेंट पूरे रहेंगे, उसी पार्टी की फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाता है। तो ये सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। अगला सवाल, व्हाट इज द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। इसके पहले भी हमने बातचीत इसके बारे में की थी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती क्या है। कई बार कई कंपनी से हम महंगे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो उसके संदर्भ में एक 5 से 10% उसका अमाउंट रोक लिया जाता है, जिसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू एंश्योर ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट an amount of 5 to 10% of contract value is deposited with the government and this is called performance security। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की 5 से 10% की वैल्यू परफॉर्मेंस को देखने के लिए रोक ली जाती है, इसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कहा जाता है। अगला सवाल, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड व्हेन ओनली वन बीड इज सबमिटेड। अगर किसी की एक ही बीड आती है तो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, कि जहां पे एक से ज्यादा दो ऑप्शंस लगे तो ऐसी स्थिति में ऑल ऑफ द अबव को मारिएगा, और इसका सही आंसर है ऑल द अबव। इसके सभी आंसर करेक्ट है। द प्रोक्यूरमेंट वाज प्रॉपर्ली एडवर्टाइज्ड एंड सफिशिएंट टाइम वाज गिवन फॉर सबमिशन ऑफ बिड। कि भाई हमने टाइम तो पूरा पूरा दिया था, लोग ही नहीं आए। द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वर नॉट अनड्यूली रिस्ट्रिक्टिव। हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बहुत रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। देन प्राइजेज आर रीजनेबल इन कंपैरिजन टू मार्केट वैल्यूज। मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्राइजेज भी रीजनेबल है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर एक ही बीड आती है तो उसको हम सबमिट करके ले सकते हैं। अगला सवाल, व्हेन अ लिमिटेड टेंडर रिजल्ट्स इन ओनली वन इफेक्टिव ऑफर इट शैल बी ट्रीटेड एज। जब लिमिटेड टेंडर रिजल्ट्स करता है ओनली वन इफेक्टिव ऑफर में, तो उसको क्या माना जाएगा। एडवर्टाइज टेंडर, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट या टू स्टेज बिडिंग, क्या माना जाएगा दोस्तों उसको। तो उसको माना जाएगा सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, वो सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगला सवाल, व्हाट डज क्यूसीबीएस स्टैंड फॉर। आपको ये क्यूसीबीएस का लॉन्ग फॉर्म बताना है। ये क्यूसीबीएस काय के लिए यूज होता है, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन के लिए होता है, या क्वांटिटी कॉन्शियस बीड सिलेक्शन होता है, या क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट बीड सिलेक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। हमको कॉस्ट भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए होती है, तो उसके आधार पे उसको कहलाते हैं क्यूसीबीएस। अगला सवाल, अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन ग्रांट एडवांसेस फ्रॉम in accordance with provisions contained in the compendium of rules on advances।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी एडवांस आपको ग्रांट करती है वो कहां से ग्रांट करती है? कंसोलिडेटेड फंड से, प्रोविडेंट फंड से, पब्लिक अकाउंट से या पब्लिक फंड से? तो दोस्तों वो ग्रांट करती है आपको पब्लिक फंड से। पब्लिक फंड से आपको कंपेंडियम रूल के अनुसार एडवांस ग्रांट किया जा सकता है। अगला सवाल, हु कैन स्पेसिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपेंडियम ऑफ एडवांसेस? एडवांसेस का जो कंपेंडियम है उसके हिसाब से वक्त वक्त पे इंटरेस्ट रेट को कौन स्पेसिफाई करता है? जो बैच की दरें होती है उसको स्पेसिफाई करने का अधिकार किसको है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हेड ऑफ द ऑफिस, किसको? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा एडवांसेस पे। अगला सवाल, इन केस ऑफ डिफॉल्ट व्हाट इज द पीनल इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर एडवांसेस रेगुलेटेड अंडर रूल्स 39 to 84 ऑफ कंपेंडियम ऑफ रूल्स ऑन एडवांसेस? जिस स्थिति में एडवांस को अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो पीनल इंटरेस्ट क्या लगेगा रूल 39 से 84 के कंपेंडियम के अनुसार? 2% ओवर द इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड बैलेंस, 2.5% ओवर द इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन प्रोविडेंट फंड बैलेंस, जो आपका पीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 2% या 2.5% या 3% या 5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी ने एडवांस उसको दिया गया और वो उसने सेटल नहीं किया तो उसको कंपेंडियम रूल 39 to 84 के अनुसार 2% इंटरेस्ट रेट पीएफ रेट के अनुसार अभी। तो दोस्तों अभी मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि अभी वर्तमान में पीएफ का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अभी प्रोविडेंट फंड का आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिलता है, मतलब आपके प्रोविडेंट फंड पे आपको क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? अगला सवाल, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज इंटरेस्ट नॉट चार्जेबल ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस सैंक्शन टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट? किस स्थिति में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को एडवांस दिया गया है और उसने सेटल नहीं किया तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगता? किस स्थिति में नहीं लगता? ऑन द सुपर एन्युएशन, ऑन टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन और बियॉन्ड द डेट ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट? तो दोस्तों अगर उस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो गई होगी और वो एडवांस सेटल नहीं हो पाया होगा तो उसी स्थिति में उस पर चार्ज नहीं लगता। अदरवाइज सुपर एन्युएशन हो या टर्मिनेशन हो या रेजिग्नेशन हो उसको चार्ज पे करना पड़ेगा। अगला सवाल, हाउ इज द अमाउंट ऑफ एडवांस एक्सेप्ट मिसलेनियस एडवांसेस राउंडेड ऑफ आफ्टर द सेम इज डिटरमाइंड? मिसलेनियस एडवांस को छोड़ के कौन सा एडवांस का राउंडेड ऑफ किया जा सकता है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 50, 0.50 जो भी है 50 जो है उसको राउंडेड ऑफ किया जा सकता है 50 पैसे से आगे का। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ कंप्यूटर एडवांस? निम्नलिखित में से कौन से सरकारी कर्मचारी को कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस ग्रांट किया जा सकता है? एम्प्लॉय ड्राइंग पे फ्रॉम पे लेवल 10 to 18, 6 to 18, 4 to 18, किसको? तो दोस्तों ये सभी एम्प्लॉयज को कंप्यूटर एडवांस ग्रांट किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि कितना वो मिलता है। हाउ मेनी टाइम्स इज कंप्यूटर एडवांस एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन द एंटायर सर्विस? पूरे सेवा काल में किसी भी सरकारी कर्मचारी को कितने बार कंप्यूटर एडवांस मिलता है, कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस मिलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार कि 5 बार, कितना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5 टाइम्स। वो 5 बार कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस ले सकता है। अगला सवाल, दोस्तों वीडियो के अंत में बने रहिएगा अंत तक, आपको सभी सवाल आपके फायदे के रहेंगे। इसमें के कई सवाल ऐसे हैं जो अभी भी वाइस प्रिंसिपल की एग्जाम हुई थी उसमें आए हैं। तो दोस्तों ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ कॉपी मैं आपको 2 दिन बाद मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसकी लिंक मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। What is the minimum period for grant of second or subsequent computer advance? अगर आपने किसी ने कंप्यूटर के लिए एडवांस लिया और दूसरे बार भी लेना है एडवांस तो उसमें कितनी गैप होनी चाहिए? मिनिमम गैप कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मिनिमम गैप होनी चाहिए 3 साल। समझ लो अगर किसी ने 2019 में कंप्यूटर के लिए एडवांस लिया होगा तो 2022 में फिर से वो एलिजिबल है एडवांस के लिए। अगला सवाल, स्टेट द क्वांटम ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट? किसी भी सरकारी कर्मचारी को पर्सनल कंप्यूटर एडवांस कितना दिया जा सकता है? 50,000, 1 लाख,
एक्चुअल प्राइस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर या 50,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर विच एवर इज लोअर, उसको एक तो 50,000 या जो भी उसने जितने का भी कंप्यूटर लिया होगा इन दोनों में से जो कम होगा वो उसको दिया जा सकता है। किसी ने अगर समझ लो 60,000 का कंप्यूटर लिया होगा तो उसको 50 मिलेंगे, किसी ने अगर 1 लाख का भी कंप्यूटर लिया होगा तो 50 मिलेंगे, और अगर 45 का लिया होगा तो कमेंट करके बताइएगा उसको कितनी ग्रांट मिलेगी, एडवांस कितना मिलेगा, ग्रांट नहीं एडवांस कितना मिलेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट प्रिस्क्राइब फॉर रिकवरी ऑफ कंप्यूटर एडवांसेस। कंप्यूटर एडवांस के लिए मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट में वो वसूल किया जा सकता है या कितने इंस्टॉलमेंट उसके पड़ते हैं, 100, 120, 150, 200 कितने, तो इसका सही आंसर है 150, 150 एडवांसेस मतलब इंस्टॉलमेंट में आप वो एडवांस को सेटल कर सकते हैं। अगला सवाल, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज एन एडवांस ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन ट्रांसफर नॉट एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे नॉट पूछा है, ये ध्यान रखना है, कई दोस्त लोग ये नॉट भूल जाते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज एन एडवांस ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन ट्रांसफर नॉट एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर पे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वो इफ ही प्रोसीड्स ऑन म्यूचुअल ट्रांसफर, अगर उसने म्यूचुअल ट्रांसफर की होगी तो उसको जो एडवांस है ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए वो नहीं मिलता है। इफ यू प्रोसीड ऑन ट्रांसफर ऑन फॉरेन सर्विस तो मिलता है, वाइल ऑन लीव में ट्रांसफर जाएगा तो भी मिल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में अगर उसका ट्रांसफर हो दिया है तो भी मिल जाएगा, पर अगर उसने म्यूचुअल ट्रांसफर किया होगा तो वहां पे एडवांस नहीं मिलता। अगला सवाल, हेड ऑफ ऑफिस मे सैंक्शन टूर एडवांस टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू कवर पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। किसी भी सरकारी कर्मचारी को पर्सनल खर्चे, पर्सनल ट्रैवल एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए मैक्सिमम कितने दिनों का टूर एडवांस दिया जा सकता है। तो दोस्तों 30 दिनों का टूर एडवांस उसको एडवांस में दिया जा सकता है उसके पर्सनल खर्चे मैनेज करने के लिए। अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर ग्रांट ऑफ टूर एडवांस टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी भी सरकारी कर्मचारी को टूर एडवांस ग्रांट करते वक्त पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, स्टीमर और रेल फेयर, इंसिडेंटल चार्जेस, डेली अलाउंस या ऑल दी अबव। तो दोस्तों कई बार मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लगते हो तो वहां पे सही आंसर होता है ऑल दी अबव, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑल दी अबव। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलटीसी एडवांस एडमिसिबल टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी भी सरकारी कर्मचारी को लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए अगर वो एडवांस मांगता है तो मैक्सिमम कितना एडवांस उसको दे सकते, 50%, 75%, 90% या 80%। तो दोस्तों वो दिया जा सकता है 90% तक। अगर उसको 10,000 रुपये लग रहा होगा खर्चा जाने आने का, बोथ वेज में, हाँ जाने आने का अगर 10,000 खर्चा लग रहा है तो उसको 9,000 एडवांस दे सकते हैं। अगला सवाल, व्हेन विल द एलटीसी क्लेम ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल ड्यू फॉर पेमेंट। किसी भी सरकारी कर्मचारी का एलटीसी क्लेम ड्यू कब मान लिया जाता है, कब उसको सबमिट करना है, ऑन द डेट सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी के अगले दिन से उसको उसका क्लेम सेटल करना शुरू कर देना पड़ता है या उसको एक टाइम देते हैं। तो एलटीसी क्लेम सेटल करने को अगर आपने एडवांस ले रखा होगा तो कितने दिनों में आप एलटीसी क्लेम सेटल कर सकते हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी टूर एडवांसेस शैल बी अलाउड टू रिमेन आउटस्टैंडिंग एट ए टाइम। एक साथ कितने टूर एडवांसेस आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी रह सकते हैं, 1, 2, 3 या नो लिमिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 टूर एडवांसेस बाकी रह सकते हैं। समझ लो एक सरकारी कर्मचारी है जिसको आज ऑन ड्यूटी भेजा गया था, 3 दिन बाद वो वापस आया और उसी दिन शाम को उसको दूसरी तरफ भेजना है, उसने फिर एडवांस ले लिया। नेचुरल है दोस्तों सेम डे तो एडवांस सेटल नहीं कर पाएगा, तो ऐसे टाइम पे उसको 2 एडवांस उसके तरफ आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं, पर नवोदय सिस्टम में ये नहीं होता, फिर भी बाय रूल 2 एडवांस वो सेटल रख सकता है। अगला सवाल, who will sanction an advance to an officer of the archaeological survey for the purchase of antiquities। एंटिक्विटीज परचेस करनी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, तो उनको एडवांस कौन ग्रांट करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे,
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी मिनिस्ट्री। तो दोस्तों इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये उसको एडवांस ग्रांट कर देगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इमीडिएट रिलीफ ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी सरकारी कर्मचारी की अगर मृत्यु हो गई तो तत्काल प्रभाव से, तत्काल मतलब एकदम इमीडिएटली उसको कितने रुपए का रिलीफ ग्रांट किया जाता है, अमाउंट ग्रांट की जाती है? 8,000, 10,000, 25,000 या 50,000? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25,000। 25,000 रुपीज उसको इमीडिएटली उसको ग्रांट कर दिए जाते हैं, उसके फैमिली को पहुंचा दिए जाते हैं। उसकी अंतिम क्रिया के लिए जो भी खर्चा आएगा उसमें वो थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एन एडवांस ग्रांटेड एंड इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 79 ऑफ कंपेंडियम ऑफ रूल्स ऑन एडवांसेस। किसी भी मृत कर्मचारी के कुटुंब को जो ग्रांट दी जाती है एडवांस में, उसको सेटल करने के लिए टाइम लिमिट कितनी है, जो कि रूल 79 के अनुसार दी जाती है। तो उसको सेटल करने के लिए कितना टाइम होता है दोस्तों? तो उसके लिए टाइम होता है दोस्तों विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। जब से उसको सैंक्शन किया गया होगा एडवांस, वहां से 6 महीने तक वो कभी भी एडवांस सेटल कर सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस टू बी ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ अ डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट। किसी भी मृत कर्मचारी के कुटुंब को, फैमिली को मैक्सिमम क्वांटम ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस कितना होता है? 1/4, 1/2, 3/4, 2/3, कितना? तो दोस्तों वो होता है 3/4 ऑफ द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ टीए एडमिसिबल, 3/4 ऑफ प्रोबेबल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर अलाउंसेस, वट एवर बी द एडमिसिबल अमाउंट इज देयर। अगला सवाल, व्हाट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब टू रेंडर अकाउंट्स ऑफ एडवांस ऑफ टीए बाय द फैमिली ऑफ डिजीज इफ द फैमिली ट्रेवल्स इन मोर देन वन बैच। अगर फैमिली एक बैच से ज़्यादा में ट्रैवल कर रही है तो मैक्सिमम कितना पीरियड उसको टी एडवांस के लिए दिया जा सकता है अगर वो कर्मचारी मृत हो गया होगा उसके कुटुंब को? विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ एडवांस, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी बाय द लास्ट बैच। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद इन 1 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी बाय द लास्ट बैच। उसके फैमिली के सबसे अंतिम व्यक्ति के जाने के 1 महीने बाद तक, 1 महीने के भीतर उनको लास्ट बैच जब भी निकल गया होगा उसके 1 महीने के भीतर उनको एडवांस सेटल करना होता है। अगला सवाल, व्हाट इज द टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड टू द फैमिली ऑफ द डिजीज एम्प्लॉय टू कंप्लीट द जर्नी। डिजीज एम्प्लॉय के, मृत कर्मचारी के परिवार को पूरा प्रवास पूरा करने के लिए, सफर पूरा करने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है? विदिन 6 मंथ, विदिन 1 ईयर, विदिन 3 मंथ्स, विदिन 9 मंथ्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विदिन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ डेथ। मृत व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात 1 साल के भीतर उनको वो जर्नी पूरी कर लेनी है। अगला सवाल, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू रेंडर अकाउंट्स ऑफ अ टीए एडवांस ग्रांटेड टू द फैमिली ऑफ द डिजीज इफ द फैमिली ट्रेवल्स इन 1 बैच। पर अगर समझ लो पूरी फैमिली, मृत व्यक्ति की फैमिली, मृत सरकारी कर्मचारी की फैमिली एक ही बैच में ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनको एडवांस सेटल करने के लिए टाइम लिमिट कितनी है? विद इन 1 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, विद इन 2 मंथ्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 6 मंथ, कितनी? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद इन 1 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। 1 महीने के अंदर लास्ट बैच मतलब एक साथ उन्होंने ट्रैवल किया है तो 1 महीने के भीतर उनको एडवांस सेटल कर देना है। अगला सवाल, when will the claims of a government servant to TADA on tour, transfer, training, journey, on retirement stand forfeited? अगर किसी कर्मचारी ने कितने दिनों के अंदर अगर अपना क्लेम नहीं दिया तो उसका TADA का, ट्रांसफर का, ट्रेनिंग का क्लेम फोरफिटेड हो जाता है। उसको टाइम लिमिट क्या है? तो दोस्तों उसका टाइम लिमिट है 60 डेज। इफ द क्लेम इज नॉट प्रिफर्ड विद इन 60 डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, सफर या ट्रेनिंग खत्म करने के 60 दिनों के भीतर उसको अपना क्लेम दे देना है, नहीं तो वो फॉरफिटेड माना जाता है। तो दोस्तों चलिए आज का आखिरी सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ टीए टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और कमिटी। निम्नलिखित में से कौन से कंडीशन में नॉन ऑफिशियल्स को टीए दिया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, क्योंकि इसमें इट कैन बी सैंक्शन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रिटर्न अंडरटेकिंग,
cannot be sanctioned second advance until the first one is adjusted। अगर वो बाहर की व्यक्ति है, नॉन ऑफिशियल है, तो उसको जब तक वो पहला एडवांस सेटल नहीं करेगा उसको दूसरा एडवांस नहीं दे सकते। इन एन एक्सेप्शनल केसेस वेर इट इज डिफिकल्ट टू मीट द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव जर्नीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल द अबव। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और ये जो बेल का आइकॉन बटन होता है इसको दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के पर्सनल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे जैसे कई लोगों का हौसला बढ़ाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।